अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, पेश खिदमत है किस्सा 5 भाइयों का 7वां और आखिरी हिस्सा। कलाम और तौकीर ने तमाम वाक़यात तफसील से बादशाह के रूबरू बयान किए और लूट का सारा माल उनकी खिदमत में पेश किया। बादशाह ने कहा, इस मामले में हम कल सुबह फैसला करेंगे। आज आप शाही मेहमान खाने में आराम करें। डाकुओं को सिपाहियों के हवाले कर दिया गया और उन्हें कैद खाने में बंद कर दिया गया। लूट का सारा माल जो करोड़ों रुपए का था सरकारी खजाने में जमा कर दिया गया और एक सिपाही के साथ तीनों भाई कमर अली और तौकीर को महल के अहाते में बने एक कमरे में पहुंचा दिया गया, जहां उनके रहने सहने खाने पीने का अच्छा इंतजाम था। दूसरी सुबह दरबार लगा तो ये लोग भी दरबार में हाजिर हुए। मुसाहिबीन और वज़रा के सामने फिर से तौकीर और कलाम ने तमाम वाक़यात तफसील से बयान किए। उसी वक्त बादशाह ने सलमान की रिहाई का हुक्म दिया और तौकीर और कमर अली और चारों भाइयों की तारीफ की, जिन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर न सिर्फ डाकुओं को गिरफ्तार किया बल्कि सलमान की बीवी और बच्चों की जानें भी बचाईं। बादशाह की तरफ से उन्हें इनाम और इकराम से नवाजा गया। सलमान को कैद खाने से दरबार में लाया गया। सलमान को भी उन लोगों ने तमाम बातें तफसील से बता दी। अपने मकान के जलने और बीवी बच्चों के कैद की खबर से उसे थोड़ा सदमा हुआ, लेकिन ये जानकर उसे इत्मीनान हुआ कि अब वो सब महफूज और सही सलामत है। उन्होंने अपनी कश्ती के एक खुफिया हिस्से में डाकुओं का लूट का थोड़ा माल बचाकर रख लिया था, क्योंकि उन्हें जमींदार से अपना मकान हासिल करना था। ये सब बैठकर सोचने लगे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। सलमान ने कहा, हम समंदर के किनारे चलते हैं, उस रकम को अदा करके जमींदार से इन बच्चों का मकान हासिल करेंगे और फिर हम सब अपने अपने ठिकानों को चले जाएंगे। इस तजवीज से सबने इत्तेफाक किया। महल से निकलकर वो साहिल समंदर के गांव में आए। गांव से उन्होंने खाने पीने की चीजें साथ ली, फिर समंदर के किनारे की तरफ रवाना हुए। दोपहर के वक्त वो सब समंदर के किनारे पहुंच गए। उनकी कश्ती जो की तो एक खूंटी से बंधी हुई थी। कमर अली, तौकीर और कलाम कश्ती के अंदर गए और छुपाकर रखी हुई उन थैलियों को उठा लाए जिनमें अशरफियां रखी हुई थी। उन तीनों के किनारे आ जाने के बाद वो खाने के लिए बैठ गए। खाना अपने साथ लाए थे। वो खाना ही चाहते थे कि समंदर में उन्हें एक निहायत छोटी सी गोल टोकरी की शक्ल की कश्ती तैरती हुई नजर आई। वो कश्ती आहिस्ता आहिस्ता उसी तरफ आ रही थी जिधर उनकी कश्ती बंधी हुई थी। वो सब गौर से उस कश्ती को देखने लगे। थोड़ा करीब आने पर उन्होंने देखा कि कश्ती में 2 अफराद बैठे हुए थे, जिसमें एक मर्द था, दूसरी औरत। मर्द आहिस्ता आहिस्ता चप्पू चलाता हुआ कश्ती को किनारे की जानिब लिए आ रहा था। थोड़ी देर बाद वो कश्ती साहिल पर बिल्कुल उनकी कश्ती के करीब आकर रुक गई। कलाम और उसके भाई कश्ती में बैठे अफराद को गौर से देखने लगे और फिर उन्हें देखकर वो खुशी से उछल पड़े। दौड़ते हुए उनके करीब गए और दोनों अफराद को सहारा देकर कश्ती से नीचे उतारा और सब एक दूसरे से लिपटकर रोने लगे। सलमान, तौकीर और कमर अली इस मंजर को अजीब नजरों से देख रहे थे। वो उन्हें किनारे लेकर आए और सलमान को मुखातिब करके कहा, सलमान चाचा, ये हमारे वालिदैन हैं। सलमान ने सुफियान सौदागर को सलाम किया, उनसे मुसाफा किया। फिर वो सब दरख्त के नीचे आकर बैठ गए। आंसू अब भी उनकी आंखों से रवा थे। तब सलमान ने कहा, बच्चों, बड़ी खुशी की बात यह है कि तुम्हें तुम्हारे वालिदैन जिंदा और सही सलामत मिल गए। इससे पहले कि ये तुम्हें और तुम इन्हें अपनी गुजरी हुई जिंदगी के वाकयात सुनाओ, आओ सब मिलकर खाना खा लें। वो सब दरख्त के नीचे बैठ गए। बाजार से जो चीजें वो लोग लाए थे सबने मिलकर उसे खाया। फिर दरख्त की ठंडी छांव में सब लोग अपने बदन को ढीला छोड़कर बैठ गए। कलाम ने मुख्तसरन अपने बचने की दास्तान बयान कर दी। फिर अपने वालिद से कहा, अब्बा जी, आप बताइए, आप लोग किस तरह उस समंदरी तूफान में बच गए? सुफियान ने कहा, जब तूफान की एक जबरदस्त लहर ने हमारी कश्ती टुकड़े टुकड़े कर दी, तब इत्तेफाक से मेरे हाथ में पीतल का एक गगरा आ गया। मैंने उसे औंधा करके अपना तवाजुन उस पर कायम कर लिया। करीब ही तुम्हारी अम्मी भी थी, किसी तरह उन्हें भी पकड़ लिया और उसी गगरे के सहारे हम समंदर में हिचकोले खाते रहे। आखिर जब समंदरी तूफान रुका और समंदर सुकून की हालत में आया तो मैं गगरे पर अपना तवाजुन रखकर तुम्हारी अम्मी को सहारा देकर तैरता रहा। चंद घंटे तैरने के बाद हमें हमारी कश्ती का टूटा हुआ एक तख्ता दिखाई दिया। मैंने उसे पकड़ लिया। फिर उसी तख्ते से लकड़ी की एक पट्टी निकाली और उससे चप्पू का काम लिया और उस तख्ते को आगे बढ़ाता रहा। तीसरे दिन हमें किनारा नजर आया। हम जल्दी जल्दी तख्ते को आगे बढ़ाते हुए उस किनारे पर पहुंच गए। ये एक बिल्कुल नई जगह थी। किनारे पहुंचकर अभी हम ठीक से चंद कदम चल भी ना पाए थे कि चंद आदमियों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया। उनके हाथों में बड़ी बड़ी लाठियां थीं।
उनकी कमर के गिर्द दरख्तों के बड़े बड़े पत्ते बंधे हुए थे। उन्होंने हमें एक तरफ चलने का इशारा किया। हम उनके इशारे के मुताबिक चले। थोड़ी देर में हम एक बस्ती में पहुंच गए। बस्ती में घास फूस के बेढंगे झोंपड़े बने हुए थे और वहाँ वैसे ही अधनंगे लोग नजर आए। उन्हीं झोंपड़ियों में एक बड़ा और ऊंचा झोंपड़ा था। वो हमें उसमें लेकर गए। वहाँ एक ऊंची जगह पर एक काला मोटा ताजा आदमी सर पर रंगीन परों की टोपी पहने बैठा हुआ था। उसके अतराफ में चंद लोग और भी बैठे हुए थे। हमें ले जाने वालों ने अपनी जबान में कुछ बातें उन्हें बताई। उस पर वो शख्स जो कबीले का सरदार था हमारे पास आया, गौर से हमारे कपड़ों को देखने लगा और खास तौर से गगरे को अपने हाथों में लेकर उलट पुलट कर देखने लगा। फिर उसने इशारे से हमसे पूछा कि ये क्या चीज है। मैंने इशारे से उसे बताया कि ये पानी रखने का बर्तन है। फिर उसने इशारे से मुझसे पूछा कि ये किस चीज से बना हुआ है। मैंने उसे इशारों से समझाने की कोशिश की कि ये जमीन से निकलने वाली एक धातु से बनता है। वो कुछ समझा और कुछ नहीं समझा। फिर उसने अपने साथियों से कुछ कहा। वो हमें अपने साथ लेकर एक छोटे से खाली झोंपड़े में लाए जो सरदार के झोंपड़े से लगा हुआ था। कुछ देर बाद उन्होंने दरख्तों के पत्तों पर कुछ चीजें हमारे सामने लाकर रख दी। हमने देखा कि उसमें कुछ फल थे, कुछ मछलियां थी। हमने फलों को तो खा लिया, मछलियों को उसी तरह छोड़ दिया और पत्तों को झोंपड़े के बाहर लाकर रख दिया। फल खा लेने से हमें काफी राहत महसूस हुई। 3 दिनों के बाद हमें कोई चीज खाने को मिली थी। झोंपड़े के फर्श पर हम सो गए। काफी देर तक सोते रहे। जब बेदार हुए तो रात का वक्त था। पूरी बस्ती में भयानक अंधेरा फैला हुआ था। हमारे झोंपड़े में भी मुकम्मल अंधेरा था। आखिर किसी तरह सुबह हुई। हम बाहर निकले। लोग भी बेदार हो चुके थे और इधर उधर घूम रहे थे। जब हम अपने झोंपड़े के बाहर आए तो वो हमें हैरत से देखने लगे। थोड़ी देर में वहाँ एक हुजूम जमा हो गया। वो लोग अपनी जबान में हमारे मुताल्लिक कुछ बातें कर रहे थे जो हमारी समझ से बाहर थी। कुछ देर बाद वही लाठी वाले आदमी जो हमें सरदार के झोंपड़े में ले गए थे वहाँ आए और अपने साथ सरदार के झोंपड़े में ले गए। वहाँ पर हमें खाने के लिए कुछ चीजें दी गई जो फल और सब्जियों की शक्ल में थी। कुछ गोश्त के टुकड़े थे जो कच्चा था। हमने फल और सब्जियां खाई, गोश्त को हाथ भी नहीं लगाया। फिर सरदार ने हमसे इशारों से पूछा कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं। मैंने भी इशारे से उसे समझाया कि समंदर पार एक मुल्क में हम रहते हैं। समंदर में हमारी कश्ती टूट गई और रास्ता भूलकर हम इस तरफ आ निकले। हमसे उसने पूछा कि हमारी वापसी कैसे होगी। मैंने उससे कहा कि हम किसी तरह यहाँ से चले जाएंगे। फिर उसने इशारे से हमसे कहा कि आप लोग जब तक चाहें इस जजीरे पर रह सकते हैं, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। वहाँ से उठकर हम अपने झोंपड़े में आ गए। दरअसल ये एक जजीरा था जहाँ तहजीब व तमद्दुन की कोई रोशनी नहीं पहुँची थी। जो कुछ जमीन से पैदा हो जाता था उसी तरह खा लेते थे। जंगलों में और बस्तियों में जो जानवर मिलते उसे कच्चा ही खा लेते थे। उन्हें ना तो खेती करना आती थी और ना ही बर्तन वगैरह बनाना जानते थे। आग का इस्तेमाल वो नहीं जानते थे। यूं तो वो बेजरर लोग थे। हमारे लिबास को बड़ी हैरत से देखते थे। हमने एक और अजीब बात देखी कि वहाँ पर बच्चे निहायत कीमती और चमकदार मोतियों से गोलियों की तरह खेलते थे। उन मोतियों की कोई कदर कीमत नहीं थी। ऐसे ऐसे आबदार और चमकदार मोती कि जिनसे रोशनी फूटती महसूस होती थी। रास्ते में कंकर की तरह पड़े रहते थे। हमने उन मोतियों को उठाकर देखा। असली और कीमती मोती। उनकी उन्हें कदर कीमत मालूम नहीं थी। एक बार हम यूं ही घूमते फिरते समंदर के किनारे पहुंच गए। हमने देखा कि बस्ती के बहुत से लोग समंदर में डुबकियां लगा रहे थे। उनके हाथों में नुकीली लकड़ियां थीं जिनसे मछलियों का शिकार करते और उसे किनारे पर लाकर रख देते। कुछ लोग समंदर की गहराई में जाते सीपियां लाते और उसमें से मोती निकालकर एक तरफ रख देते। वो लोग समंदर में इस तरह तैर रहे थे गोया वो एक खेल है जिसका वो मजा ले रहे थे, जिससे उन्हें बिल्कुल खौफ नहीं होता था। अतराफ में जगह जगह जंगली फल और फूल पैदा होते रहते थे जिनका ये लोग गिजा के तौर पर इस्तेमाल करते थे। ना उन्हें आग जलानी आती थी, ना बर्तन बनाना आता था और ना ही खेती बाड़ी करना जानते थे। सरदार ने बाद में हमें तलब नहीं किया। जजीरे में हमें पूरी आज़ादी थी। जहाँ चाहते आ सकते थे, जा सकते थे। एक दिन मैं समंदर के किनारे से 2 गार पत्थर उठा लाया। कुछ सूखी घास और लकड़ियां जमा की। पत्थरों को रगड़कर आग जलाई और लकड़ियां जलने लगी। हमने कुछ चीजें उस आग में भून ली। लेकिन अभी आग जलते ज्यादा देर ना हुई थी कि कबीले के लोग एक एक करके उस आग को देखने के लिए जमा होने लगे।
थोड़ी देर में ऐसा लगता था बस्ती के सारे मर्द, औरत, बच्चे और बूढ़े वहां जमा हो गए और काफी दूर से आग के जलने का तमाशा देखने लगे। आखिर कबीले का सरदार भी वहां पहुंच गया और हमें इशारे से आग बुझाने के लिए कहा। हमने पानी डालकर आग बुझा दी। फिर वो चीजें जो हमने आग में भूनी थी कबीले के सरदार को खाने के लिए दी। काफी कराहत से उसने उन्हें चखकर देखा, फिर अपने साथियों को भी चखने के लिए कहा। उन्हें वो चीजें अच्छी लगी। फिर सरदार ने मुझसे दोबारा आग जलाने के लिए कहा। मैंने पत्थरों को रगड़कर फिर से आग जलाई। ये देखकर वो हैरान रह गया। मैंने इशारे से उसे आग से फायदे की बात समझाई। आग में गोश्त को उबालने और भूनने का तरीका उसे समझाया। धीरे धीरे उसे सारी बातें समझ में आ गई। सरदार हमारी बहुत इज्जत करने लगा। कबीले के सारे लोग भी हमको कोई बहुत बड़ी चीज समझने लगे। वहां रहते हुए हमने उन्हें मिट्टी के बर्तन बनाना, लकड़ियों से सामान बनाना, चीजों को सलीके से रखना, सब्जियां उगाना, चिराग जलाना, जानवरों पर सवारी करना, सारी बातें धीरे धीरे उन्हें सिखा दी। चौके वहां मोती का कोई मोल नहीं था, इसलिए उसकी कीमत का अंदाजा उन्हें नहीं था। इस तरह चट्टानों से निकलने वाले कीमती रंगीन पत्थरों और हीरों की भी उन्हें कदर कीमत मालूम नहीं थी। इसी तरह बस्ती में रहते रहते हमने उन्हें बहुत सारी बातें सिखा दी। फिर हमने बांसों को दरख्तों की शाखों से बांध बांध कर ये कश्ती तैयार की। आखिर मैंने एक दिन कबीले के सरदार से कहा कि अब हम यहाँ से जाना चाहते हैं। उसने हमें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम अपनी जिद पर अड़े रहे। आखिर उसने हमें जाने की इजाजत दे दी। जाने से पहले उसने हमें बहुत सारे मोती, हीरे, जवाहरात, कीमती पत्थर दिए जो उसने अपने पास रखे हुए थे। इन सारी चीजों को हमने अपनी कश्ती में रखा और वहां से रवाना हो गए। जब हम वहां से कश्ती में बैठकर जा रहे थे तो पूरे कबीले के लोग हमें देखने के लिए वहां जमा हो गए थे और जब तक हम उनकी नजरों से ओझल नहीं हो गए वो हमें देखते रहे। काफी दिनों तक इधर उधर भटकने के बाद आखिर अपने मुल्क का रास्ता मिला और आज हम यहाँ पहुँच गए और खुदा की कुदरत कि अपनी जमीन पर उतरने से पहले ही तुम लोगों से मुलाकात हो गई। और फिर सौदागर सुफियान कलाम और नईम को अपनी कश्ती के पास ले गए। उसके अंदर सन के रेशों से बनी हुई थैलियां रखी हुई थीं। उन थैलियों को उठाकर ले आए। दरख्तों के साए में सौदागर सुफियान ने वो थैलियां खोलकर उन्हें दिखाई। पूरी थैलियां बड़े चमकदार मोतियों से और कीमती पत्थरों से भरी हुई थी। झिलमिल झिलमिल रोशनी उनसे फूट रही थी। सलमान ने मोतियों और कीमती पत्थरों को देखकर कहा, ये तो करोड़ों की मिल्कियत के जवाहरात है, कोई बादशाह ही इनका मोल दे सकता है। वो हैरान होकर उन्हें देखते रहे। किसी ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। जब सौदागर सुफियान को जमींदार के जरिए उनके मकान पर कब्जा करने की बात मालूम हुई तो वो गुस्से से बेकाबू हो गए। उन्होंने कहा, मैंने कभी उससे उधार नहीं लिया, वो झूठ बोलता है। चलो काजी साहब के पास चलते हैं और उससे अपना मकान हासिल करते हैं। सलमान ने कहा, अब शाम होने को आ रही है, गांव जाते जाते रात हो जाएगी। बेहतर ये होगा कि हम यहीं कहीं रात गुजार लेते हैं और सुबह होते ही जमींदार से मुलाकात करेंगे। कलाम ने कहा, हाँ यही मुनासिब होगा। हमने अपनी कश्ती बनाने के लिए करीब में एक झोपड़ा बनाया था, उसी में चलकर आराम करते हैं। तौकीर और कमर अली ने उन सब की बातों से इत्तेफाक किया और वो वहां से आगे बढ़े। थोड़ी देर में वो उस झोपड़े में पहुंच गए। तौकीर ने कहा कि मैं कमर अली को लेकर गांव जाता हूं और खाने पीने, ओढ़ने बिछाने की कुछ चीजें साथ लेकर आता हूं। जब वो जाने लगे तो कलाम ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूं। वो तीनों वहां से रवाना हुए। गांव से जरूरी चीजें खरीदी। वहां पर कलाम के पहचान के कुछ लोग मिल गए। उसकी खैरियत दरियाफ्त की। कलाम ने मुख्तसरन सारे हालात उन्हें बता दिए और अपने वालिदैन के जिंदा होने और वापस आने की खबर भी उन्हें बता दी। उन्होंने कलाम को मुबारकबाद दी। वो अपने घरों की तरफ चले गए और ये लोग समंदर के किनारे बने झोपड़े में आ गए। झोपड़े में चिराग जला दिया गया। सबने मिलकर साथ खाना खाया। कलाम ने अपने वालिदैन को बताया कि अपने पड़ोस के कुछ लोगों से मुलाकात हुई थी, मैंने उन्हें आपकी वापसी की बात बता दी। सौदागर सुफियान ने कहा, चलो ठीक है, और मुझे लगता है कि वो लोग ये खबर जमींदार तक भी पहुंचा देंगे और हो सकता है कि वो खुद ही सारा सामान उठाकर वहां से भाग जाएगा। कलाम ने कहा, नहीं अब्बा जी, मुझे उसकी नीयत ठीक नहीं लगती। वो बहुत ही ढीठ और जिद्दी आदमी लगता है। अपने झूठ को छुपाने के लिए वो और बहुत से झूठ बोलेगा और हमारे लिए परेशानियां खड़ी करेगा। सौदागर सुफियान ने कहा, खैर जो होगा देखा जाएगा। हम सच्चाई पर हैं, हमें खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। रात उन्होंने वहीं गुजारी और सवेरा होते ही वो पूरी तैयारी के साथ अपने घर की जानिब रवाना हो गए।
2 घंटे के बाद जब वो अपने मकान के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घर के सामने मजमा लगा हुआ था। बहुत सारे सिपाही घर को घेरे खड़े हुए थे। मजमे में पहुंचकर सौदागर सुफियान ने एक आदमी से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, ये मजमा क्यों लगा हुआ है? उस आदमी ने बताया, जनाब, इस जमींदार ने दोनों शहजादों को अगवा कर लिया है और उन्हें लेकर फरार हो जाना चाहता है। उसने धमकी दी है कि अगर मुझे किसी ने कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो दोनों शहजादों को जान से मार डालेगा। इसीलिए सिपाही बेबस और मजबूर है। जमींदार और शहजादे कहाँ हैं? उन्होंने सवाल किया। वो जमींदार के मकान के अहाते में है। उसने एक बग्गी से दोनों शहजादों की गर्दन बांध दी है और उनके पैरों के नीचे छोटा सा तख्ता रख दिया है। उसका कहना है कि अगर किसी ने उसे रोका तो वो तख्ता खींच लेगा और दोनों शहजादे फांसी लगने से मर जाएंगे। जमींदार ने ऐसा क्यों किया? सौदागर सुफियान ने पूछा। उस आदमी ने बताया, वो बादशाह से उनके बदले में बहुत सारी दौलत का मुतालबा कर रहा है। उसे अगर इस जगह से निकलने दिया जाए और वो दौलत उसके हवाले की जाए तब ही वो शहजादों को छोड़ेगा। ये बातें सलमान, तौकीर, कमर अली और भाइयों को मालूम हुई तो वो बहुत परेशान हो गए। कलाम ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि जमींदार को हमारी वापसी की खबर मिल गई होगी और इसीलिए यहाँ से फरार होने का तरीका सोचा होगा ताकि उसे दौलत भी मिल जाए और जिल्लत से भी बच जाए। हाँ, हो सकता है कि ये बात हो, लेकिन हमें शहजादों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। सलमान ने कहा, हम क्या कर सकते हैं जबकि फौज के सिपाही कुछ नहीं कर पा रहे हैं? तौकीर ने कहा। सलमान ने कहा, अच्छा ये बताओ कि ये किस रास्ते से फरार हो सकता है? सौदागर सुफियान ने कहा, एक रास्ता तो समंदर की तरफ जाता है, वो उधर नहीं जाएगा। दूसरा रास्ता शहर से निकलकर जंगल की तरफ जाता है, वो उसी रास्ते से फरार होगा। सलमान ने कहा, कौन सा रास्ता जंगल की तरफ जाता है? सौदागर सुफियान ने कहा, यह मशरिक की तरफ जाने वाला रास्ता जंगल की तरफ जाता है। सलमान ने कहा, अच्छा ठीक है, हम देखते हैं अंदर क्या हालात है। इतना कहकर उसने कलाम और तौकीर को अपने साथ लिया। मजमे में से आगे बढ़ा और अहाते के दरवाजे के सामने पहुंच गया, जहां से अंदर का मंजर नजर आ रहा था। उन्होंने देखा कि एक बग्गी के ऊपर आड़ी बल्ली बंधी हुई थी और उससे 2 रस्सियों से शहजादों की गर्दनें बंधी हुई थीं। उनके पैर एक तख्ते पर टेके हुए थे और तख्ते से बिल्कुल करीब जमींदार घोड़ों की लगामें थामे बैठा हुआ था। उसके नौकर बग्गी में सामान लाद रहे थे। सलमान ने कहा, हमें फौरन कुछ करना होगा वरना ये शहजादों को लेकर फरार हो जाएगा। कलाम और तौकीर हैरान होकर उसकी सूरत देखने लगे। फिर सलमान ने कहा, चलो आओ मेरे साथ। इतना कहकर वो मशरिक की सिमत के रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। तौकीर और कलाम भी उसके पीछे चले। काफी दूर चले जाने के बाद उन्हें एक इमली का घना दरख्त दिखाई दिया। दरख्त की शाखें पूरी सड़क पर फैली हुई थीं। उस दरख्त को देखकर सलमान रुक गया, गौर से दरख्त को देखने लगा। फिर फौरन कोई फैसला किया और दोनों को मुखातिब करके कहा, यही जगह है जहां हम शहजादों को जमींदार के चुंगल से बचा सकते हैं। तौकीर ने कहा, कैसे? सलमान ने कहा, हम दरख्त पर चढ़कर शाखों के बीच छुपकर बैठ जाएंगे और जैसे ही जमींदार की बग्गी यहाँ से गुजरेगी हम बग्गी पर छलांग लगा देंगे। मैं जमींदार को अपनी गिरफ्त में ले लूंगा, तुम दोनों शहजादों को संभाल लेना, क्योंकि जमींदार के उठते ही तख्ता नीचे गिर जाएगा और रस्सी का फंदा शहजादों की गर्दन में कस जाएगा। तुम दोनों उन्हें चलती हुई बग्गी पर संभाल कर रखना और रस्सी को काटना। कहो, तुम तैयार हो? दोनों ने कहा, हाँ हम तैयार हैं। तौकीर ने कहा, मेरे पास खंजर है। कलाम ने कहा, मेरे पास चाकू है। सलमान ने कहा, ठीक है, चलो जल्दी से दरख्त पर चढ़ जाते हैं। वो तीनों तेजी से इमली के दरख्त पर चढ़ गए और दरख्त की शाखों में छुपकर बैठ गए। उन्हें वहां बैठे हुए 2 घंटे गुजर गए, लेकिन जमींदार की बग्गी नहीं आई। वो मायूस होकर उतरना ही चाहते थे कि उन्हें दूर से बग्गी आती हुई नजर आई और उसके पीछे सिपाही घोड़ों पर चले आ रहे थे। जमींदार तेजी से बग्गी को बढ़ाता हुआ और बार बार मुड़कर पीछे देखता हुआ चला आ रहा था। दोनों शहजादे जिनके हाथ पीछे बंधे हुए थे तख्ते पर अपना तवाजुन जमाए खड़े हुए थे। वो जानते थे कि उनके गिरते ही उनकी मौत वाक़ई हो सकती है। दौड़ती हुई बग्गी जैसे ही इमली के दरख्त के नीचे आई, सलमान, तौकीर और कलाम ने उस पर एक साथ छलांग लगा दी। सलमान सीधा जमींदार के ऊपर कूदा और उसे साथ में लेता हुआ नीचे जमीन पर गिर पड़ा। लगाम उसके हाथ से छूट गई। घोड़े सरपट दौड़ रहे थे। जमींदार के गिरते ही तख्ता अपनी जगह से उठ गया, लेकिन तौकीर और कलाम ने उससे भी पहले दोनों शहजादों को अपने दोनों हाथों से संभाल लिया। घोड़े अपनी पूरी रफ्तार से भागे चले जा रहे थे।
पहले तौकीर ने अपनी कमर में घुसा हुआ खंजर बाएं हाथ से निकाला और पूरी ताकत लगाकर ऊपर बंधी हुई रस्सी काट दी। थोड़ी देर बाद कलाम ने भी दूसरे शहजादे की रस्सी काट दी। दोनों बग्गी पर गिर पड़े। बग्गी पूरी रफ्तार से भागी जा रही थी। तौकीर ने आगे बढ़कर घोड़ों की लगामें थाम ली और थोड़ी देर में बग्गी रुक गई। तौकीर ने जल्दी से बग्गी का रुख फेरा और बग्गी को भगाता हुआ इमली के दरख्त के नीचे ले आया। उन्होंने देखा कि जमींदार का बेजान जिस्म खून में लुथड़ा हुआ जमीन पर पड़ा हुआ था और सलमान भी जख्मों से बेताब वहीं पड़ा हुआ था। सिपाही उन्हें घेरे खड़े हुए थे। कलाम तेजी से बग्गी से कूदकर नीचे आया। दौड़ता हुआ सलमान के करीब पहुंचा। उनके सर को अपने जानों पर रख लिया। सलमान ने धुंधलाई हुई आंखों से कलाम की तरफ देखा और भर्राई हुई आवाज में कहा, बेटे, शहजादों का क्या हाल है? कलाम ने कहा, चचा जान, वो दोनों महफूज है। आपकी तरकीब से उनकी जान बच गई, लेकिन ये आपको क्या हो गया? सलमान ने कहा, बेटा, मेरी फिक्र मत करो। जिंदगी में जितने गुनाह किए थे वो तमाम मेरे इस खून के साथ बह गए। मुझे कोई अफसोस नहीं, मुझे कोई दुख नहीं। तभी बादशाह सलामत घोड़े पर सवार उस जगह पहुंच गए। दोनों शहजादों को सही सलामत देखकर उन्हें इत्मीनान हो गया। दोनों शहजादे बादशाह सलामत से आकर लिपट गए। तभी एक सिपाही आगे बढ़ा और सलमान की तरफ इशारा करके बादशाह से कहा, हुजूर, इस शख्स ने अपनी जान पर खेलकर शहजादों की जान बचाई है। उसे अपने साथ लेता हुआ नीचे जमीन पर गिर पड़ा और इससे पहले कि जमींदार उठकर भागता, इसने अपने खंजर से उस पर हमला कर दिया। जमींदार जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ा। ये शख्स जिस तरफ बग्गी गई थी उसी तरफ दौड़ने लगा। उसी वक्त जमींदार ने अपनी तलवार निकाल ली और इस शख्स की पुश्त पर पै दर पै 2 वार किए। तभी ये शख्स पलटा, जमींदार की तलवार हाथ से पकड़कर खींच ली और अपने खंजर से पै दर पै कई वार किए और जमींदार जमीन पर गिर पड़ा और ठंडा पड़ गया। बादशाह सलामत सलमान के करीब आए और सलमान को मुखातिब करके कहा, ए बहादुर इंसान, आज तुमने जो एहसान हम पर किया है हम जिंदगी भर उसे फरामोश नहीं कर पाएंगे। अपनी जान पर खेलकर तुमने हमारे बच्चों की, हमारी आंखों के तारों की जान बचाई है। सलमान ने कलाम की तरफ देखकर कहा, बादशाह सलामत, इन बच्चों से मुझे नेकी और बहादुरी का सबक मिला है। जिसने मुझसे आज ये काम करवाया है, मैं बड़ी सुकून की मौत मरूंगा। बादशाह सलामत ने कहा, नहीं, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। शाही हकीमों से तुम्हारा इलाज करवाएंगे। इतने में सौदागर सुफियान, कमर अली और कलाम के भाई भी वहां पहुंच गए। सौदागर सुफियान ने सलमान की ये हालत देखी तो तड़प उठे और कहा, भाई, अभी तो हमने ठीक से तुमसे बातें भी नहीं की, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। सलमान ने कहा, भाई साहब, अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है। मेरी बच्चियों और उनकी माँ को तुम्हारे सुपुर्द करके जा रहा हूँ, उनका ख्याल रखना। सौदागर सुफियान ने कहा, तुम उनकी फिक्र मत करो, वो मेरी बच्चियां हैं, खुदा ने चाहा तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। बादशाह सलामत ने सौदागर सुफियान से कहा, इनकी कितनी बच्चियां हैं? सुफियान ने कहा, 5 बच्चियां हैं। बादशाह सलामत ने कहा, सलमान, अपनी बच्चियों की फिक्र मत करो, 2 बच्चियों की शादी मैं अपने बेटों से कर दूंगा, ये मेरा वादा है। सौदागर सुफियान ने कहा, बाकी 3 बच्चियों को हम अपनी बहू बनाकर रखेंगे। सलमान ने ये बातें सुनी तो इत्मीनान की गहरी परत उसके चेहरे पर छा गई और उसने तशक्कुर अंदाज से आसमान की तरफ देखा। एक हसरत भरी नजर तमाम लोगों पर डाली और उसका सर एक जानिब लुढ़क गया। कलाम ने यह देखा तो चीखने लगा, चचा जान, हमें छोड़कर ना जाइए चचा जान। सौदागर सुफियान ने उसे दिलासा दिया। उसी वक्त सलमान की लाश बग्गी पर रखी गई और तमाम लोग सोगवार अंदाज में महल की जानिब रवाना हुए। इस बात की खबर पूरे शहर में पहुंच गई। लोग जौक दर जौक महल के सामने मैदान में जमा होने लगे। तौकीर के घर बग्गियां भेजकर सलमान की बीवी बच्चों को भी महल में बुलवा लिया गया। 5 भाई वहां जमा हो गए। जावेद और शरीफ ने अपने वालिदैन को जिंदा और सही सलामत देखा तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा, लेकिन सलमान चचा की मौत का गम इस खुशी पर गालिब रहा। कलाम ने महल में शहजादों को देखा तो उसे याद आया कि ये उनसे कहीं मिल चुका है। फिर अचानक कलाम को वो मंजर याद आ गया जब वो लोग सलमान चचा के घर से वापस आ रहे थे और एक पहाड़ी के दामन में चंद आदमी 2 नौजवानों को घेरने की कोशिश कर रहे थे। उस वक्त चारों भाइयों ने उनकी मदद की थी और हमला करने वालों को मार भगाया था। और फिर अचानक वहां बहुत सारे गिद्ध आ गए थे और ये चारों भाई उनसे जुदा हो गए थे। कलाम को जैसे ही ये बात याद आई, उसने शहजादों को मुखातिब करके कहा, आप लोगों को याद है आज से 2 महीने पहले एक पहाड़ी के दामन में
آپ لوگوں کو کچھ بدماش گھیرنے کی کوشش کر رہے تھے اور ہم نے وہاں پہنچ کر آپ لوگوں کی مدد کی تھی۔ شہزادے نے فوراً کہا، اچھا تو وہ آپ لوگ تھے، میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو کہاں دیکھا ہے، اب یاد آ گیا، اچھی طرح یاد آ گیا، گدھ آ گئے تھے اور ہم اپنے اپنے راستوں پر چلے گئے تھے۔ ہاں ہم وہی ہیں، کلام نے کہا۔ شہزادوں نے آگے بڑھ کر پانچوں بھائیوں کو گلے سے لگا لیا اور بادشاہ سلامت کو بھی اس بات سے آگاہ کر دیا۔ عصر کی نماز کے بعد سلمان کا جنازہ محل سے اٹھا اور شاہی قبرستان کی جانب روانہ ہوا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس جنازے میں شامل ہوئے۔ سلمان کی میت کو 11 توپوں کی سلامی دی گئی اور شاہانہ تزوق و احتشام کے ساتھ اس کی تدفین کی گئی۔ وہاں سے لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ سوداگر سفیان، ان کی بیوی، سلمان کی بیوی اور بچیاں اور پانچوں بھائی اپنے دوستوں توقیر اور قمر علی کے ساتھ محل میں رکے رہے۔ شام کا کھانا ان کے ساتھ کھایا اور پھر بادشاہ سے اجازت لے کر یہ تمام لوگ سوداگر سفیان کے گھر کی جانب روانہ ہوئے۔ رات گئے وہاں پہنچے۔ زمیندار کا چھوڑا ہوا سارا سامان وہاں موجود تھا۔ رات انہوں نے وہیں بسر کی۔ صبح ناشتے کے بعد وہ سب بیٹھ گئے اور آگے کیا کرنا ہے سوچنے لگے۔ ابھی انہیں بیٹھے زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ 2 سپاہی آئے اور انہوں نے اطلاع دی کہ انہیں بادشاہ سلامت نے طلب کیا ہے۔ یہ لوگ فوراً تیار ہو کر دربار کی جانب روانہ ہو گئے۔ سوداگر سفیان نے ایک تھال میں جزیرے سے لائے ہوئے موتی اور جواہرات بھی لے لیے جو بادشاہ کی نظر کرنے تھے۔ جب یہ لوگ دربار میں پہنچے تو دربار خاص میں بادشاہ سلامت، مصاحبین، سلطنت کے اراکین اور وزراء موجود تھے۔ ان سب کو بھی عزت کے ساتھ مسندوں پر بٹھا دیا گیا۔ سوداگر سفیان نے نذرانے کی تھال بادشاہ کے روبرو پیش کی۔ بادشاہ سلامت نے تھال پر پڑا ریشمی کپڑا اٹھا کر دیکھا اور ان کی آنکھیں حیرت سے چکا چوند ہو کر رہ گئیں۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ تھال سے رنگین روشنی سی پھوٹی پڑ رہی ہے۔ بادشاہ سلامت نے سوداگر سفیان سے کہا، آپ کو یہ قیمتی جواہرات اور یہ آبدار موتی کہاں مل گئے؟ سوداگر سفیان نے مختصراً موتی اور جواہرات کے حاصل ہونے کی بات بتا دی۔ بادشاہ سلامت نے اسے قبول کیا اور شاہی خزانے میں رکھوا دیے۔ جب سوداگر سفیان اپنی جگہ بیٹھ گئے تو بادشاہ سلامت نے دربار میں موجود لوگوں کو مخاطب کر کے یوں کہنا شروع کیا، حضرات گرامی، کل ہمارے بچوں کے ساتھ جو المناک اور خوفناک واقعہ پیش آیا، آپ تمام کو اس کا بخوبی علم ہے۔ مرحوم سلمان نے جس دلیری، جرات اور دانش مندی سے ہمارے بچوں کی جان بچائی ہے، وہ حقیقت سے زیادہ ایک افسانہ معلوم ہوتا ہے، اور اس کام میں سوداگر سفیان کے بچوں نے ان کی مدد کی۔ ہم زندگی بھر کے لیے ان کے ممنون کرم ہو گئے ہیں۔ ایک اور بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج سے 2 مہینے پہلے جب شہزادے قاری کورم کی وادی میں فوجی مشق کے لیے گئے تھے، انہیں اغوا کرنے کے لیے زمیندار کے آدمیوں نے انہیں گھیر لیا تھا۔ تبھی سوداگر سفیان کے بیٹوں نے بر وقت پہنچ کر نہ صرف شہزادوں کی جانیں بچائیں بلکہ دشمنوں کو بھاگنے پر بھی مجبور کر دیا۔ اغوا کی کوشش کرنے والوں میں ایک شخص زخمی ہو گیا تھا۔ جب ہمارے سپاہی اسے لانے کے لیے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ گدھ اس کی بوٹی بوٹی کر کے نوچ چکے تھے۔ گو کہ ان احسانوں کا کوئی بدلہ نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ دل میں ان کے لیے عزت کا جذبہ رہے۔ پھر بھی ہم آج اس دربار میں اعلان کرتے ہیں کہ مردود زمیندار کی تمام زمینیں، مکانات اور اس کی آبائی حویلی سوداگر سفیان کے نام کی جاتی ہے۔ سوداگر سفیان کے مکان پر بدستور ان کا قبضہ رہے گا، اور سمندر کے کنارے بنی ہوئی گلابی کوٹھی ہم سلمان کی بیوہ کے نام کرتے ہیں۔ اس کے دستاویز ان کی خدمت میں پیش کر دیے جائیں گے۔ اور ایک خاص بات جس کے لیے یہ دربار منعقد کیا گیا ہے وہ یہ کہ ہم اپنے دونوں شہزادوں کا نکاح سلمان کی 2 بچیوں سے کریں گے جو اسی مہینے کی 25 تاریخ کو ہونا قرار پایا ہے۔ اس نکاح میں دونوں طرف کے اخراجات شاہی خزانے سے ادا کیے جائیں گے۔ امید ہے کہ سوداگر سفیان جو سلمان مرحوم کی بچیوں کے سرپرست ہیں اسے منظور فرمائیں گے۔ سوداگر سفیان نے کھڑے ہو کر کہا، یہ میرے لیے بڑے اعجاز کی بات ہے۔ انشاءاللہ اسی موقع پر میں اپنے 3 بچوں کا نکاح سلمان کی 3 بچیوں سے کر دوں گا، اگر سلمان کی بیوہ ہمیں اس کی اجازت دے تو۔ اس کے بعد دربار برخاست کر دیا گیا اور یہ تمام لوگ اپنے ٹھکانے کی طرف روانہ ہو گئے۔ دربار میں ہونے والی گفتگو کا خلاصہ سلمان کی بیوی کو سنا دیا گیا۔ ان پر خوشی اور غم کی ملی جلی کیفیت طاری ہو گئی۔ دوسرے دن زمین کی تمام دستاویز سوداگر سفیان اور سلمان کی بیوی کے سپرد کر دی گئیں اور وہ لوگ شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ تب توقیر نے سوداگر سفیان سے کہا،
چچا جان، اب ہمارا کام ختم ہوا اور اب ہمیں اجازت دیجیے، ہم بھی اپنے گھر کو جائیں اور اپنے کام دھندے میں لگ جائیں۔ سوداگر سفیان نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم کیسے جا سکتے ہو؟ اب تم دونوں کو ہمارے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ بادشاہ سلامت نے اتنی بڑی جاگیر ہمارے سپرد کی ہے، اس کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ نہیں، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ سارے کام تم دونوں کو ہی کرنے ہیں۔ اب تم یہ نہ سمجھو کہ تم ہم سے جدا ہو جاؤ گے، نہیں، اب تم دونوں بھی ہمارے اس خاندان کے فرد ہو، تم ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتے، ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ سوداگر سفیان اور پانچوں بھائیوں کی ضد کے آگے توقیر اور قمر علی کی ایک نہ چلی اور وہ ان کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اسی ماہ کی 25 تاریخ کو سلمان کی 5 بچیوں کی شادی دونوں شہزادوں اور سوداگر سفیان کے 3 بڑے بیٹوں کے ساتھ کر دی گئی۔ اس موقع پر قمر علی اور توقیر تمام انتظامات میں پیش رہے۔ اس کے بعد یہ سارے لوگ ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ پیارے دوستو، یہاں پر یہ داستان ختم ہوتی ہے۔ یہ داستان آپ کو کیسی لگی اور اس کے کون سے حصے نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا؟ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسے ہی دلچسپ قصے کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والے نئے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکیں۔ شکریہ۔